वाला परक्विजिट किया था, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते आज, और होपफुली आज हमारे परक्विजिट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स सी कि हो पाते हैं कि नहीं। तो आइए कम टू पेज नंबर, अपने नोट्स पे आइए। अब हमारा उसके अगला परक्विजिट क्या कहता है, देखिए, सर्विसेज ऑफ अ वॉचमैन और अ स्वीपर और अ गार्डनर और एनी अदर अटेंडेंट। देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके घर पे, एम्प्लॉय के घर पे, किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के घर पे कोई गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर या ऐसी किसी की फैसिलिटी लगवाता है, तो जितनी भी पेमेंट वो एम्प्लॉयर उस अटेंडेंट को कर रहा है, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो आइए, प्रोविजन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ सर्विसेज ऑफ अ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और अटेंडेंट, value shall be the actual cost to the employer, total amount of salary paid or payable by the employer or any other person on his behalf for such services as reduced by any amount paid or recovered by the employee। तो मान लीजिए मैंने आपके घर में कोई अटेंडेंट लगवाया, कोई वॉचमैन लगाया, उसकी सैलरी 10,000 पर मंथ एम्प्लॉयर दे रहा है, और एम्प्लॉयर ने बोला कि ठीक है आप ऐसा करिए 2,000 पर मंथ आप वापस कर दीजिए। एम्प्लॉय को बोला कि आप 2,000 पर मंथ वापस कर दीजिए। तो बेसिकली बेनिफिट कितना हुआ एम्प्लॉय को? 8,000 का। तो 8,000 into 12 हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केसेस में ऐड होएगी। अगर कोई एम्प्लॉय स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसके घर पे अगर कोई ऐसी फैसिलिटी लगती है, तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना, वो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होएगा। ओके, आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। बट एक बात देखिए, मान लीजिए कोई आईजीएल का एम्प्लॉय है। आईजीएल हम सबको पता है, ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो दिल्ली में पाइपलाइन गैसेस दे रही है घरों में। अब आईजीएल का कोई एम्प्लॉय है, और आईजीएल ने अपने सारे एम्प्लॉयज के घरों में फ्री गैस कनेक्शन लगवाया है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मान लो आईजीएल अपने एम्प्लॉय से पैसे लेता भी, तो वो क्या लेता है? क्योंकि वो तो आपके एम्प्लॉय है, तो वो क्या लेता? वो कॉस्ट लेता इसकी, या फिर इसका जो एक्चुअली में सेलिंग प्राइस होता है वो लेता? तो अगर देखा जाए तो अपने एम्प्लॉय से तो कॉस्ट ही लेगा ना, कि चलो आप हमारे मेरे एम्प्लॉयड हो, आपने मेरे पास काम करो, तो आप ऐसा करो, जो हमारी कॉस्ट पड़ती है आप वो कॉस्ट दे दीजिए। तो अगर आईजीएल अपने रिसोर्सेज से फ्री गैस कनेक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज को, तो जितनी भी उसकी कॉस्ट पड़ी है उसको, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। और मान लीजिए अगर कोई इंफोसिस का एम्प्लॉय है, और इंफोसिस के एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय के घर पे आईजीएल का गैस कनेक्शन लगवाया है, आईजीएल का गैस कनेक्शन लगवाया है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इंफोसिस को तो आईजीएल को पूरे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, जो भी जितने का भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस बोल देता हूं, सेलिंग प्राइस का मार्केट प्राइस, तो वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ऐसे वाटर के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड वाले अपने एम्प्लॉय के घर में फ्री वाटर फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जितना भी कॉस्ट पड़ रही है उनको, एम्प्लॉय ने जितना वाटर कंज्यूम किया, उसकी जितनी भी कॉस्ट पड़ रही है दिल्ली जल बोर्ड वालों को, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर हम बात करते हैं कि कोई और एम्प्लॉय है, मान लो मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसके घर पे मैंने फ्री गैस वाटर फैसिलिटी लगवा रखी है, तो जितनी भी पेमेंट मैं दिल्ली जल बोर्ड को करूंगा, वो हम आपकी सैलरी में ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉयर अपने रिसोर्सेज, अपने खुद के रिसोर्सेज से कोई फैसिलिटी दे रहा है, तब तो कॉस्ट आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। और अगर वो उसको परचेज करके आपको दे रहा है, तो जितना भी परचेज प्राइस वो पे कर रहा है, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, समझ आ गया? ठीक है, सर लेकिन आगे एक चलते बात हैं। है सर। हाँ जी सर, बोलो ऋषभ। सर इसके अंदर तो आप कह रहे हो फ्री वाटर कनेक्शन या फ्री गैस कनेक्शन, तो इसमें फ्री क्या हुआ? वो तो आप ऐड ही कर रहे हो वैल्यू उसमें। सर फ्री तो ये हुआ ना, आप अच्छा आप ना ऐसे समझो इसको, सर सैलरी में ऐड कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको उससे सारा पैसा थोड़ा ना देना, आपको तो सिर्फ उसके ऊपर टैक्स ही देना ना। अच्छा अच्छा। ये आप ऐसे देखो, हमने आपकी सैलरी में ऐड कर दिया, लेकिन क्या, जैसे मान लो 10,000 ऐड कर दिया, तो क्या मैंने आपसे 10,000 ले लिया? उस 10,000 में जितना टैक्स बना वही तो ले रही है गवर्नमेंट आपसे। समझ रहा हूँ सर। सर ये पहचान में बस नहीं। हमने सैलरी में ऐड कर दिया कि आपकी सैलरी, आपने बोला कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपकी 3 लाख नहीं है, आपने पानी भी तो यूज किया है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, 30,000 रुपए का पानी यूज किया है साल का, 3,30,000 है आपकी सैलरी। ठीक है, सर पहचान में नहीं आ रहे आप। हाँ
पहचान में नहीं आ रहे सर आप? पहचान में नहीं आ रहे? अच्छा, ये हेयर कट वगैरह। हाँ यार, मैंने कहा बहुत दिन हो गए, अब चलो करवा ही लेता हूँ, बच्चे जरा ऐसी शक्ल देख के परेशान हो गए नहीं नहीं सर, बढ़िया लग रहे हो। ओके, थैंक यू यार। आ जाओ। तो सर आइए इसको रीड करते हैं। सर ये सप्लाई मेरा ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउसहोल्ड कंजम्पशन when such facility is made from the resources owned by the employer without purchasing from the outside agency, it should be the manufacturing cost, underline करिए, manufacturing cost per unit incurred by the employer, manufacturing cost per unit, and in any other case any amount paid by the employer to the agency supplying the gas, electricity or water. देखो बच्चों, आप नोट करोगे, मैंने हर परक्विजिट के नीचे एक नोट लिखा हुआ है। अमाउंट सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिकवर्ड या पेड बाय द एम्प्लॉय। तो जैसे जो भी हम परक्विजिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर उसमें से एम्प्लॉय से कोई पैसा लिया गया है, जैसे मान लो इसमें ये हुआ कि मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, देख तेरे घर में जो पानी का बिल आया है पूरे साल का, वो आया 30,000 रुपए का, ये मैं ही पे करूंगा, तो ऐसा कर मुझको इसका 3,000 रुपए तो वापस कर, मतलब 3,000 तो पे कर दे। तो एक्चुअली में एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ? 30,000 का नहीं हुआ, 27,000 का बेनिफिट हुआ। तो हम आपकी सैलरी में भी 27,000 ऐड करेंगे, ना कि 30,000। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी अमाउंट हम रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉय से, तो वो उस परक्विजिट में से, परक्विजिट वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। और ये जो चीज है, ये मैंने आपको एक बार बता दी, लेकिन मैं आप हर परक्विजिट के नीचे लिख रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप बिल्कुल भी इस चीज को ना भूलें। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये एजुकेशन वाला जो नेक्स्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको ज्यादा समझते हैं। देखो बच्चों, बहुत एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनके हाउस होल्ड, उनकी फैमिली के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। तो बड़ा ही सिंपल रूल है, यहाँ देखिएगा। अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉयर कहता है, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर, हम सबको पता है जीडी गोइंग का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसके स्कूल्स भी है, और इसके और भी बहुत सारे बिजनेस है इसका। वैसे तो टूरिज्म इज द मेन बिजनेस, हम सबको शायद ना पता हो, पर टूरिज्म भी इसका मेन बिजनेस है, तो इसके बहुत सारे बिजनेसेस है। अब मान लीजिए जीडी गोइंका टूरिज्म में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉइज है, ठीक है, और जीडी गोइंका वाले ग्रुप ने बोला कि आपके बच्चे हमारे ही स्कूल, जीडी गोइंका स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, और हम आपसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो सकती है बात। या दूसरा हो सकता है कि, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कि मान लीजिए कोई भी मेरी कंपनी, मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, एनजीसी इंस्टीट्यूट है, और मैंने टाई अप कर रखा है एक स्कूल के साथ। मान लो मैंने जीडी गोइंका स्कूल के साथ टाई अप कर रखा है कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले जितने एम्प्लॉइज है, उन सबके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ेंगे। और मैंने फिर इसको बोला, अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप सब अपने बच्चों को अगर चाहो तो इस स्कूल में भेज सकते हो, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेगी, हमारा इसका टाई अप हुआ है। तो दोनों ही केसेस में जहां फ्री एजुकेशन मिल रही है एम्प्लॉइज के बच्चों को, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये स्कूल सेम लेवल की एजुकेशन, या कोई और स्कूल जो इसी लोकेलिटी में कोई और सेम लेवल का स्कूल यही एजुकेशन कितने रुपए में अपने मतलब बाहर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। सेम लोकेलिटी में कोई और स्कूल कितने रुपए, क्या फीस लेता है सेम लेवल की एजुकेशन देने के लिए, और वो फीस जो हमारी आएगी आपकी, वो हम आपकी सैलरी में ऐड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें दो इफ एंड बट है। पहला इफ क्या है कि अगर ये एजुकेशन की फैसिलिटी, अगर जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो 1,000 पर मंथ तक है, अगर ये एजुकेशन की कॉस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ तक है, तो पूरी की पूरी एग्जेप्ट हो जाएगी। मतलब 12,000 रुपए साल की अगर एजुकेशन लगती है किसी जगह पे, तो वो पूरी की पूरी एग्जेप्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर एजुकेशन 1,000 रुपए से एक्सीड हो जाती है, मान लो 1,500 रुपए है पर मंथ की एजुकेशन जो हमने कैलकुलेट की है, वो 1,500 रुपए आ रही है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। 1,500 इंटू 12, फिर हम 500 इंटू 12 नहीं करेंगे, 1,000 रुपए को माइनस करके नहीं करेंगे, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। कहने का मतलब है ये लक्ष्मण रेखा है, एक बार या तो इसके अंदर रहो, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो अगर एजुकेशन 1,000 रुपए तक है तब तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन 1,000 से क्रॉस कर जाती है तो पूरे पे टैक्स है। ये नहीं कि सिर्फ 500 उस पे 500 रुपए या 600 रुपए जो भी आता है उस पे टैक्स है, नहीं, पूरे पे टैक्स लगेगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा इफ एंड बट, अगर ये एजुकेशन हो रही है, जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय है वो अनपढ़ है, वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तू ऐसा कर, तू मेरे यहाँ पे काम कर 5 बजे तक या 6 बजे तक, और उसके बाद एक इवनिंग स्कूल में जाके अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा कर। ऐसा नहीं है तू अच्छा बंदा है तो पढ़ सकता है, मैं तेरी एजुकेशन को फंड करूंगा,
तू इवनिंग स्कूल्स में जा, इवनिंग स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन को पूरा कर और मैं उसके पैसे दूं। और उसके लिए चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 रुपए महीना हो, अगर ये एजुकेशन डायरेक्टली एम्प्लॉय की ही हो रही है तो कोई भी परक्विजिट वैल्यू नहीं बनेगी, सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय को छोड़ के उसके बच्चों की हो रही है, उसकी वाइफ या स्पाउस या किसी और घर में किसी और इंसान की हो रही है, तो ये तो आपको टैक्सेबल निकालना, टैक्सेबिलिटी आपको सॉरी परक्विजिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सैलरी में ऐड करनी पड़ेगी। और अगर बच्चों की है तो ये 1000 रुपए वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। आई रिपीट, सबसे सिंपल है कि अगर एजुकेशन फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉय को या उसके किसी भी मेंबर को हाउस होल्ड के, तो हम क्या देखेंगे, उस एजुकेशन की एक सिमिलर स्कूल क्या कॉस्ट लेते हैं वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये एजुकेशन एम्प्लॉय की खुद की हो रही है तब कोई भी परक्विजिट वैल्यू नहीं होगी। अगर ये एजुकेशन एम्प्लॉय के बच्चों की हो रही है तो 1000 रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, 1000 रुपए क्रॉस होते ही सारा टैक्सेबल। और अगर ये एम्प्लॉय की किसी और फैमिली मेंबर की हो रही है तो पूरा टैक्सेबल। बताइए समझ में आ गया ये? सर हाँ जी बोलो अंकित। सर एक डाउट है कि अगर इसमें कोई इररिस्पेक्टिव है ना कि अगर वो एम्प्लॉयर वो इंस्टीट्यूशन ओन करता है या नहीं करता, दोनों में सेम नहीं, दोनों में सेम रूल है, होल्ड करता है तब भी और होल्ड नहीं करता किसी के साथ उसका टाई अप है तब भी। ओके सर। और अगर एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है वो उसके अपने स्कूल में पढ़ रहा है तब भी कोई फुली एग्जेम्प्टेड होगा? अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है तो तब भी कोई नहीं, एम्प्लॉय चाहे एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में एजुकेशन ले या किसी भी स्कूल में एजुकेशन ले फंडेड बाय द एम्प्लॉयर, कोई परक्विजिट नहीं माना जाएगा। ओके सर। चल आइए एक बार रीड करते हैं। Education valuation in respect of free or concessional education facilities to any member of employee's household, where the education itself is educational institution is itself maintained by the employer. The cost of education in similar institution or in the nearby locality, however, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, if the education facilities are provided to the children of the employee, the value shall be nil if the cost of such education does not exceed 1000 rupees per month per child. अंडरलाइन करिए 1000 rupees per month per child, where free education facilities are allowed in any other institute by reason of his being employed under this employer, तो उसके नीचे सेम ही लिखा है do। अब नोट देखिए, amount so determined shall be reduced by the amount paid by the employee if any, if the employer, इसको important mark करिए, if the employer has provided free education facilities to the employees, underline करिए, free education facilities to the employees, it will be fully exempt। और एक और वहां पे लिखा हुआ है, in case the free education facilities provided to the children of the employee and it exceeds 1000 rupees per month per child, then whole amount will be taxable and no exemption of rupees 1000 per month will be allowed। ठीक है बच्चों? अब एक लास्ट परक्विजिट पढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी का, जो हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स चल रही है, परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। इसका लास्ट परक्विजिट पढ़ते हैं, आइए। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री और कंसेशनल जर्नी टू द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। देखो जो रेलवेज रोडवेज के एम्प्लॉइज होते हैं उनको ना जर्नीज मिलती रहती है, जर्नीज मतलब आप यहाँ से वहां जा सकते हो, आपको कोई टिकट्स मिलती रहती है, तो उसकी हम परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द एम्प्लॉय और टू अ मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड बाय। हां जी बेटा। सर मैं कह रहा हूँ एलटीसी हो गया ये। नहीं एलटीसी नहीं हुआ, एलटीसी अलग होता है, ये एलटीसी किसी भी एम्प्लॉय के लिए होता है, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए। अच्छा वो जनरल होता है, वो तो आप चाहे कंपनी के मैनेजर हो चाहे कुछ भी हो और चाहे कोई भी कंपनी, आपको एलटीसी मिल सकता है। ये अलग चीज क्या होता है? हाँ जी, एलटीसी क्या होता है? अभी करवाऊंगा, अभी आएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है ना, लोग घूमने जाते हैं, साल में एक बार जा सकते हैं, 2 साल में एक बार जा सकते हैं, वो फंडेड बाय द कंपनी। अच्छा ओके। वो काफी लोग यूज करते हैं, बताऊंगा, मैं भी कराऊंगा। प्रोविजन टू अ ट्रांसपोर्ट टू द एम्प्लॉय और टू अ मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड बाय द एम्प्लॉयर, इसको अंडरलाइन करिए, हु इज एंगेज इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स, मतलब ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज दे सकते हैं। इन केस द एम्प्लॉइज आर ऑफ एयरलाइन एंड रेलवेज, अगर एयरलाइन या रेलवेज वाले अपने एम्प्लॉइज को फ्री टिकट्स देते थे, वो कभी-कभी ना लॉ मेरे तो बिल्कुल ही से ऊपर चला जाता है, बिल्कुल ही। अगर एयरलाइन से रेलवेज वाले अपने एम्प्लॉइज को फ्री टिकट्स दे रहे हैं तो कोई परक्विजिट वैल्यू देखो, ठीक है जी, चलो। और इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, अगर कोई और एम्प्लॉय है जो एयरलाइन और रेलवेज नहीं है, तो क्या बचा? रोडवेज या एयर वो वाटरवेज। तो इस केस में अगर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जो टिकट के पैसे वो जनरल पब्लिक से लेते हैं वो आपके में ऐड हो जाएंगे, और अगर आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पे दिए, जैसे 10,000 की टिकट आपको 8,000 की दी है, तो 2,000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आया कि रेलवेज और एयरवेज वालों को तो फुली एग्जेम्प्ट कर दिया और बेचारे गरीब लोग रोडवेज वालों को टैक्सेबल कर दिया।
ना तो मुझे कोई बता पाया, इसलिए ना मैं आपको बता पाऊंगा, ना ही मैं किसी बुक में पढ़ पाया। ये क्वेश्चन मैंने अपने सर टीचर से भी पूछा था जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरे को भी नहीं बताया, ऐसे लिखा है ऐसे ही पढ़ना है, तो ठीक है मैंने आपको भी ऐसे ही लिखा है ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है। इसका लेकिन लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। चलिए बच्चों, अब हमारे दो कैटेगरीज ऑफ परक्विजिट्स खत्म हो गई है। देखिए अगर मैं आपको याद कराऊं थोड़ा सा, मैंने आपको परक्विजिट्स जब हमारे शुरू हुआ था 3-4 क्लासेस पहले, तो मैंने आपको बताया था कि परक्विजिट्स टोटल 5 कैटेगरीज में हम पढ़े। ठीक है बच्चे, एक सेकंड। जिसमें से पहली कैटेगरी थी हमारी perquisites which are taxable in the hands of all employees, जिसमें लगभग हमने कुछ 7-8 perquisites करे थे, जैसे कि RFA, फिर मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय द एम्प्लॉयर, प्रीमियम वाला, लोन वाला, फ्री गिफ्ट वाला, चाय वाला, ये वो सब हमने किए थे। उसके बाद हमने सेकंड किया आज लास्ट क्लास में किया था perquisites which are taxable in the hands of specified employees, जिसमें सबसे पहले हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज निकालना सीखा कि कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, पहले वो सीखा। उसके बाद हमने देखा कि जो हमने लास्ट क्लास में किया मोटर कार वाला वो किया था। आज हमने 4 और पढ़े, फ्री एजुकेशन हो गया हमारा, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर वाला हो गया, फ्री ट्रैवलिंग वाला हो गया, और हमने एक और किया था गार्डनर, वॉचमैन, फ्री, हाँ ये गैस वाटर कनेक्शन वाला। तो ये 2 हो गए हमारे। अब हम तीसरी कैटेगरी पढ़ते हैं, अलॉटमेंट ऑफ sweat equity shares by the employer to the employee। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर्स देता है, तो वो भी कम प्राइस में, जिनको हम ईसॉप कहते हैं या ईसॉस कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये दोनों जब हम अपने मतलब कोई भी एक ही चीज हुई है, जब अपना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है तो वो भी एक परक्विजिट माना जाता है, क्योंकि आपको एक महंगी चीज सस्ती मिल रही है। ये हमारे को नहीं करना, क्योंकि इसका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो आपका थर्ड परक्विजिट भी एक तरीके से हो गया। अब हम अपने फोर्थ परक्विजिट पे चलते हैं, जो क्या कहते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर contribution made by the employer, contribution made by the employer to the approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000 per annum। बच्चों, हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज की पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए कुछ फंड्स बनाती है, जैसे पीएफ हो गया, ठीक है, ग्रेचुइटी देती है उनको पेंशन देती है, उनको ये सब चीजें मिलती है। ऐसे ही एक फंड होता है जिसको हम कहते हैं सुपर एनुएशन फंड। कंपलसरी नहीं होता, कुछ कंपनीज बनाती है, इसको खोलती है, कुछ कंपनीज नहीं खोलती। सिंपल फंड है, आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा डालता रहेगा इसमें, आप भी डालते रहिए अपनी सैलरी में से कटवा के, ये आपका पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिटायर हो जाओगे, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो इस फंड में इतना पैसा होएगा कि आपकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जो है वो पीसफुली आप उसको जी पाओ, जस्ट लाइक प्रोविडेंट फंड। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर इस फंड में एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा पैसे डालता है, 1.5 लाख से ज्यादा रुपए डालता है, तो जितना भी ऊपर डाला 1.5 लाख से, जितना भी ऊपर डाला 1.5 लाख से, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1,80,000 रुपए डाले तो 30,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, हमारे 4 परक्विजिट्स खत्म हो गए। अब हम अपने लास्ट परक्विजिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम, हाँ जी पूछिए। प्रोविडेंट फंड और इसके बीच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, बस नाम अलग है, बस नाम अलग है, सब कुछ सेम। प्रोविडेंट फंड ये कह लीजिए कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी नहीं होता, ये कह लीजिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड तो आपको हर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉइज से करवाना ही पड़ता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता। तो सर जैसे जो कंपनी सुपर एनुएशन फंड रखेगी वो प्रोविडेंट फंड भी वो प्रोविडेंट भी देगी, प्रोविडेंट तो देना ही देना है। ओके सर, ये आप देना चाहो तो दो, एडिशनल बेनिफिट है एम्प्लॉइज के लिए, नहीं दोगे तब भी कोई बात नहीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स फ्री परक्विजिट्स। अब हम ऐसे परक्विजिट्स पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को मिले, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो,
किसी को भी मिले, चाहे वो कंपनी का सीईओ, चाहे वो कंपनी का प्यून हो, कोई भी पर्सन को मिले अगर ऐसे परक्विजिट्स, तो उस पर टैक्स नहीं देना, उसकी कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं निकालनी। आपको मतलब अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको समझ आ ही जाएगा। काफी तो हम पढ़ चुके हैं इसमें, हम अभी जितने भी हमने पढ़े, जैसे 1000 तक एजुकेशन फ्री है, 20,000 तक का लोन माफ है, किसी स्पेशल बीमारी के लिए लोन माफ है, जो भी हमने पहले पढ़ा था, सारा पढ़ा था, वो हम सारा का सारा यहाँ पे रिकॉल करेंगे। उसके अलावा एक दो जो एक्स्ट्रा है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो हम वही रिकॉल करेंगे जो हमने पहले 2-3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिससे हमारे पास एक जगह पे सारे टैक्स फ्री परक्विजिट्स आ जाएंगे। तो एक बार पहले हम रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने बोला रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्या होती है? आपकी कंपनी में कोई जिम वगैरह लगा दिया, या पूल टेबल वगैरह लगा दिया, कोई ऐसे एडवेंचर टाइप गेम्स लगा दिए और आप उनको खेल सकते हो, आपको उसके कोई पैसे नहीं देने। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देता है, तो वो ट्रेनिंग की जो भी कॉस्ट एम्प्लॉयर इंकर करता है, वो आपके लिए फ्री, मतलब टैक्स फ्री परक्विजिट माना जाएगा। आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर मान लीजिए किसी क्लब का कोई, जैसे एमएनसी में बहुत होता है कि हेल्थ क्लब्स वगैरह के साथ टाई अप्स होते हैं, एक ही बिल्डिंग में हेल्थ क्लब वगैरह बना हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज का एक कार्ड बन जाएगा और हमारे एम्प्लॉइज यहाँ पे आके फ्री में अपना इसकी सारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। हेल्थ क्लब्स हो गया, स्पोर्ट्स में कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है एक्सेट्रा, बड़े एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा होता है बेसिकली ये। तो वो अगर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी मिली है तो आपको उसको कोई उस पर टैक्स नहीं देना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए। टेलीफोन की फैसिलिटी में से शायद एक कुछ टाइम पहले अंकित ने पूछा भी था। टेलीफोन, अगर आप याद करोगे, टेलीफोन अलाउंस दिया गया है, टेलीफोन अलाउंस वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपके घर में फ्री टेलीफोन फैसिलिटी लगवा दी गई है और उसका सारा बिल कंपनी देती है, या आपको मोबाइल फोन दे दिया गया है जिसका सारा बिल कंपनी उठाती है, तो आपको एक भी रुपए का पैसा उस पर टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर टेलीफोन अलाउंस दिया है, मतलब हम, आपकी कंपनी ने आपको बोला है हम आपको हर महीने 5,000 रुपए देंगे टेलीफोन के नाम पे, अब आप इससे कितने का बिल पे करते हो नहीं करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, टेलीफोन अलाउंस के नाम पे, तो वो पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय कहे कि हम आपके घर में फ्री टेलीफोन ही लगवा देते हैं, उस टेलीफोन से आपको जितनी कॉलिंग करनी है करिए, हम आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा कंपनी देगी, तो वो फ्री, वो क्या बन जाएगा? परक्विजिट बन जाएगा, और वो फ्री टैक्सेबल, मतलब नॉन टैक्सेबल। समझ में आया फर्क? तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए टेलीफोन में। देखो, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग अ मोबाइल फोन actually incurred on behalf of the employee by the employer. Employer's contribution to superannuation fund to the extent it does not exceed rupees 1,50,000. तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपके सुपरएन्युएशन फंड में 1.5 लाख तक पैसे डाल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। फिर अगर कोई प्रीमियम, हाँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, परक्विजिट में हमने पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी ले रखी है, ये भी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज होती है। एक्सीडेंटल पॉलिसीज क्या होती है कि अगर आपको हमारी कंपनी में काम करते हुए आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आपको मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम आपको इतने पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे एक्सीडेंटल पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम वो पे करिए, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस वाला जो हमने पढ़ा था पहले सेकंड क्लास ऑफ परक्विजिट्स में, वो टैक्सेबल है। तो अंडरलाइन करिए एक्सीडेंटल पॉलिसी। स्कॉलरशिप, बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के बच्चों की स्कॉलरशिप करती रहती है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, तो अगर आपके बच्चे को आपकी कंपनी ने कोई स्कॉलरशिप दी है तो आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी कंपनी ने आपको फ्री फूड की फैसिलिटी दी है ऑफिस के बाहर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खाना मिलना मुश्किल है, वो एग्जेम्प्ट है। आपको टी एंड स्नैक्स दिए, वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको खाना 50 रुपए तक का दिया, वो एग्जेम्प्ट है। तो याद करिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया पॉइंट अभी तक नहीं आया। फिर अगर आपको लोन दिया गया 20,000 तक का, लोन एग्जेम्प्ट है। अगर कोई लोन बीमारी के लिए दिया गया है, वो टैक्सेबल नहीं है, स्पेशल अगर वो स्पेसिफाइड बीमारी हो। उसके बाद ये अब नया पॉइंट है, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, प्लीज नोट माय पॉइंट्स, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और इंडिया के बाहर पोस्टेड है, इंडियन सिटीजन वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, याद करो उसको जो भी अलाउंस मिलता था वो सारे एग्जेम्प्ट होते थे, जिसको हम फॉरेन अलाउंस कहते थे। वैसे ही ऐसे बंदे को अगर कोई परक्विजिट भी मिलेगा, वो सारे परक्विजिट भी टैक्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको वो बेसिकली एक एम्बेसी वगैरह में काम कर रहा होगा, उसके लिए कोई भी परक्विजिट की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स एम्प्लॉइज हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट। तो सारे के सारे परक्विजिट्स इस बंदे को चाहे कोई भी परक्विजिट मिले, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट।
अब आगे चलते हैं। रेंट फ्री फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। तो अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसको रेंट फ्री फैसिलिटी मिली गई है, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। रेजिडेंस दिया गया है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज जो होते हैं उनको घर दिया गया है, तो उनके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। आगे चलिए, एजुकेशनल फैसिलिटी 1000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एग्जेम्प्ट है। बस इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, यही लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए, एक परक्विजिट ही है जो हमारा, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर अलग से लॉ करेंगे बिल्कुल, वो आज करके, आज लास्ट हमारा परक्विजिट रहेगा। मतलब परक्विजिट का एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है, बस ये खत्म करके आज हमारा टॉप क्लास की भी खांच खत्म करेंगे और टॉपिक भी खत्म करेंगे परक्विजिट्स। बेटा परक्विजिट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट है मेडिकल फैसिलिटी। अगेन अ कंपैरिजन विद परक्विजिट्स एंड अलाउंस। अगर किसी कंपनी ने, आप एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल अलाउंस दिया है, आई रिपीट, अगर किसी कंपनी एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल अलाउंस दिया है, ये पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको मेडिकल अलाउंस नहीं दिया गया, मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, तो इसमें कुछ इफ एंड बट है, ठीक है जी। करें, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको क्या कहता है जी, आप अपना या अपने घर में किसी का भी इलाज करवा दीजिए मेरे ही हॉस्पिटल में, फुली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में, फुली एग्जेम्प्ट। अब क्या होता था 2 साल पहले तक, वो बताता हूं, जो अब चेंज हो चुका है। पहले ये होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना या अपने किसी हाउस होल्ड का इलाज करवाता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसकी पेमेंट या उसकी रीइंबर्समेंट अपने एम्प्लॉयर से लेता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती थी 15,000 रुपए तक। आई रिपीट, अगर कोई एम्प्लॉय अपना या अपनी फैमिली का इलाज करवाता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और इसकी पेमेंट या रीइंबर्समेंट अपने एम्प्लॉयर से लेता है, मान लो 40,000 का खर्चा आपका एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स किया, तो उसमें 15,000 रुपए एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आई है 50,000 की, ये विड्रॉ कर दिया गया, ये अब आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना या अपने फैमिली मेंबर का इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाता है और उसका एम्प्लॉयर उसको या तो पे करता है या उसको रीइंबर्स करता है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होएगा, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, 15,000 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन कब है? जब आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट, या आप एम्प्लॉयर के ही हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो, तो पूरा एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कुछ ना, एक हमारी सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम चलती है, अगर उसमें हम अपने एम्प्लॉइज का कार्ड बनवा देते हैं, सीजीएचएस का ना कार्ड बनता है, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में सीजीएचएस का कार्ड होता है, एक तरीके की इंश्योरेंस होती है। फिर अगर आपका ये कार्ड बना हुआ है और आप उसी इसके पैनल पे जो हॉस्पिटल्स आते हैं वहां जाके आप अपना इलाज करवाते हो, तो आपको खर्चा नहीं, आपका कोई खर्चा नहीं आता। तो अगर आपका ये ऐसा कोई कार्ड बना हुआ है और इसकी प्रीमियम जाता है, इसका हर साल का कुछ पेमेंट जाती है इस इंश्योरेंस को चालू रखने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को चालू रखने के लिए, तो अगर आपका वो प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर पे करे तो वो एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है। तो मतलब आपके नाम पे अगर वो कोई इंश्योरेंस सीजीएचएस अप्रूव्ड इंश्योरेंस स्कीम में दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो वो एग्जेम्प्ट है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो और रीइंबर्समेंट अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो मतलब क्या हुआ, मेडिकल कहाँ एग्जेम्प्ट हो गया? अगर खुद का हॉस्पिटल है एम्प्लॉयर का, तब अगर वो हॉस्पिटल, अगर वो इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, तब अगर वो कोई इंश्योरेंस स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए पेमेंट जा रही है, तब। ये हम बातें कर रहे हैं जब हम इंडिया में रह के बात कर रहे हैं। अभी हम आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे। कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती है जिसका इंडिया में इलाज नहीं है, तो हमें इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, वो खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है, वो हम अभी 5 मिनट बात करेंगे। पहले बताइए, इंडिया वाला समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है आपके मन में? यस सर। सीजीएचएस हाँ हाँ ऋषभ बोलो। सीजीएचएस वाला एक बार समझा दो फिर से। सीजीएचएस सर, सीजीएचएस ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, गूगल में पढ़ना इसको। एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम चला रखी है। इसमें क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज का, सबका ये सीजीएचएस का कार्ड बन जाता है। उसका कुछ नॉमिनल, जैसा आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको, शायद आपको पता हो, हर बंदे की 12 रुपए की बीमा करा रखी है, 12 रुपए प्रीमियम है, आपको पता है? ठीक है। ये क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मतलब मेरे ख्याल से 99% लोगों ने करवाई होगी, 1% लोगों ने नहीं करवाई होगी।
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि आप हर साल 12 रुपए पे करो, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, एक बीच का वर्ड में जन बीमा योजना, PMJBY, इस पर उन्होंने बोला है कि आपका जिस बंदे का भी बैंक अकाउंट है उसके बैंक अकाउंट से अप्रैल में 12 रुपए कटेंगे, अगर आप करवाना चाहो तो। फॉर्म जब भरे गए थे उसके, हो गया। अगर वो आप दे रहे हो और आपको भगवान न करे आपकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है अनटाइमली, तो आपको गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देगी, 2 लाख रुपए देगी। ठीक है, ये पता ही नहीं हम लोगों को कि वो उस वक्त क्या हुआ था जब ये 2016 में आई थी ये स्कीम, या शायद 15 में आई थी। तो हमारे जो बैंक वाले थे, तो उन्होंने हमसे एक फॉर्म भरवाया, या एक ऐसी स्कीम आई है इंश्योरेंस की 12 रुपए जाएंगे साल के। हमने भी ज्यादा नहीं सोचा, ठीक है जी कर दिया। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि अगर किसी के घर में मिस हैपनिंग हो जाए तो वो गवर्नमेंट से 2 लाख रुपए ले सकता है। वो एक इंश्योरेंस हुई थी हर बंदे की, जो भी मतलब बैंक, जिसका भी बैंक अकाउंट है। ये पता होना चाहिए, इसको पढ़ना, प्रधानमंत्री जन बीमा योजना, PMJBY। ठीक है, वैसे ही एक और स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको हमने कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये कहती है कि हम अब आप अपने एम्प्लॉइज का सबका एक CGHS का इंश्योरेंस करवा। इसमें क्या होगा, आपका CGHS का कार्ड बन जाएगा और हर साल कुछ पेमेंट जाती है, कुछ नोटिफाइड पेमेंट है कि इतना इतना आपका पेमेंट जाएगी, वो आपका प्रीमियम है, वो आप पे कर दो। उसके बाद भगवान ना करे आप बीमार होते हो तो आप उस कार्ड के बेसिस पे जाके जितने भी हॉस्पिटल्स उसके पैनल पे आते हैं, जिस जहां पे भी लिखा हुआ पैनल ऑफ CGHS, वहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हो। आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वो पेमेंट आपके गवर्नमेंट करेगी उस कार्ड के बेसिस पे। ये होती है हमारी CGHS की एक इंश्योरेंस स्कीम। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे CGHS की इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है, जिसका प्रीमियम वो पे करता है, तो वो प्रीमियम आपके लिए टैक्स फ्री है, आपकी सैलरी में वो ऐड नहीं होगा। और अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, उसकी रीइंबर्समेंट अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हो, तब भी वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। आई बात समझ में ऋषभ? जी सर, समझ आ गई सर। एक चीज पूछनी थी, जो बीमा वाली आपने बताया था, हाँ जी, हाँ तो जी, जिनका अब मतलब बैंक अकाउंट बना है, वो अब भी एप्लीकेशन डाल हाँ जी, सकते हैं? अभी भी जाके खोल सकते हो आप उनको बोलो, अपने जाके बात करना कि ऐसा मैंने सुना है 12 रुपए लगते हैं इंश्योरेंस कर, वो हर साल आपके 12 रुपए कटेंगे, क्या वो अभी मेरे को आप दे दीजिए, मैं उसको अपना करना चाहता हूँ। तो आपको एक फॉर्म देगा वो, उसको आप साइन कर दीजिए, आपके 12 रुपए कटेंगे इस साल के, आपकी बीमा योजना तैयार हो जाएगी। कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं, जिस भी बंदे का बैंक अकाउंट है वो ये ले सकता है बीमा योजना। आप पता करना, मतलब आपको ये तो जनरल नॉलेज की चीजें है कि पता होनी चाहिए। सर यही तो सीखना है आपसे। हाँ नहीं, आप देखना, अगर आपका अकाउंट है आप जाके अपने अकाउंट में अपने मैनेजर से बात भी कर लें, एम्प्लॉय से। बट आई थिंक CGHS तो आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता खाली। सर क्या कह रहे हैं? CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ नहीं, अगर आपका एम्प्लॉयर करवा रहा है नहीं, ये प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्राइवेट को, हाँ एम्प्लॉयर ये करा गवर्नमेंट सकता है। एम्प्लॉयज के लिए होता है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर आपको करवा रहा है, गवर्नमेंट भी हो तो और भी इसमें बहुत है। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, जैसे इसमें वो भी गवर्नमेंट बॉडीज भी आई हुई है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड वाले भी आए हुए हैं, हाँ, है तो यस नहीं ना यस, वो गवर्नमेंट, हाँ वो भी हाँ। आ गए। ठीक है, इसमें पहले डेसू वाले थे, वो भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की बॉडीज है वो भी इसके अंदर आती है। ये नहीं कि फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, आइए पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। देखो बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी हम ये इन इंडिया वाला पढ़ रहे हैं, अभी आउटसाइड इंडिया वाला भी पढ़ेंगे। In the following cases, medical facilities or reimbursement of medical expenses in India are treated as tax-free when the value of any medical treatment provided to the employee or any member of his family maintained by the or in any hospital maintained by the employer। तो मतलब अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है तब, या फिर such treatment is carried out in any hospital maintained by the government or any local authority। local authority क्या हो गया, जैसे जो ये नहीं होती डिस्पेंसरीज होती है, जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती है वो। और such expenditure is incurred in respect of diseases prescribed in rule 3A of the income tax rules। हाँ, अगर कोई बीमारी वो वाली है जिसके लिए लोन भी माफ है ना, अगर उस बीमारी के लिए इलाज हो रहा है वो। Any portion of the insurance premium paid by the employer for insurance of the health of the employee under a scheme approved by central government or the IRDA, central government CGHS या फिर IRDA। IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ जी बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDA ने अगर कोई स्कीम अप्रूव कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाली, वैसी ही कोई, तो उस पे जो भी प्रीमियम जा रहा है वो भी आपका माफ होएगा। एनी रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर एनी इंश्योरेंस फॉर हिज हेल्थ
or the health of his family members under a scheme approved by CGHS or IRDA. पहले बताइए बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? सर जो डिजीज मेंशन्ड इन हाँ जी, रूल हाँ जी। 3A है, वो वाले में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किसी का सर कहीं पे भी आप वेदांता में करा लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, तो एग्जेम्प्टेड होगा ना? वो एग्जेम्प्टेड होएगा अगर वो स्पेसिफाइड डिजीज है, जैसे वो कैंसर वैंसर आता है उसमें, बड़े डिजीज आते हैं उसमें। अब देखिए बच्चों, भगवान ना करे किसी को ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिसका इंडिया में इलाज ही नहीं है और उसको इंडिया के बाहर जाना पड़ता है। तो एक बात बताओ, जब किसी बंदे को बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है तो उसके 3 तरीके के खर्चे होंगे। कोई बता सकता है वो 3 तरीके के खर्चे क्या क्या होंगे? फिर एक तो आना जाना और वहां पर मतलब रहना, स्टे एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और बताइए? तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हॉस्पिटल में एक तो हो होते गया मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर वहां पे और मतलब वो अकेले तो जाएगा नहीं, कोई साथ जाएगा तो उसके स्टे। हाँ ये दोनों, ये सारे खर्चे एक पेशेंट और एक अटेंडेंट के लिए हो रहे हैं, और एक हो जाएगा बाहर जाके रहने के खर्चे। ये सब नो, ठीक है? एक जना तो मान लो हॉस्पिटल में रह लेता है, मान लो अगर हॉस्पिटल में नहीं रहना, एडमिट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है तो स्टे। अब देखो बच्चों, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे जो खर्चा है, ये एक पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे का जो खर्चा है, आरबीआई ने एक लिस्ट निकाल रखी है जो आपको याद नहीं करनी, उस पे उसने लिखा है कि अगर आप इस बीमारी के लिए जा रहे हो बाहर और इस कंट्री में जा रहे हो तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट इतना लगना चाहिए और स्टे का खर्चा इतना आना चाहिए, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट। उसने बहुत बड़ी एक लिस्ट निकाल रखी है, सारी बीमारियां जिसके लिए। अब अगर आप बोलो कि जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं उसका बाहर जाके इलाज कराऊंगा इंडिया के, ये मजाक नहीं करना कोई। वो सिर्फ बाहर उसी बीमारियों के लिए जाना है जिनका इलाज इंडिया में नहीं है। अगर आप उसका वो लेना चाहते हो, जाने के लिए आप अपने सिर दर्द का भी इलाज कराओ, लेकिन हम आपको एग्जेम्पशन तभी देंगे जब ऐसी कोई बीमारी के लिए आप बाहर जा रहे हो जिसका इंडिया में इलाज नहीं, ठीक है? तो आरबीआई ने बहुत बड़ी लिस्ट निकाल रखी है सारी बीमारियों के, और कंट्री वाइज उन्होंने बता रखा है ये खर्चा आना चाहिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जेम्प्टेड होएगा एज पर द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने जो लिमिट निकाल रखी है उतना एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर सारा टैक्सेबल है, स्टे का बाहर जाके स्टे का और मेडिकल ट्रीटमेंट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई आपको याद नहीं करने फिगर्स, कुछ नहीं याद करना, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि बाहर जाके रहने का और बाहर इलाज कराने का 4 लाख रुपए लगे, जिसमें से 3 लाख आरबीआई की लिमिट है, तो 1 लाख आपकी सैलरी में ऐड हो जाए, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो बच्चों, जब अगर आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली आप प्लेन से ही जाओगे, ठीक है ना, और प्लेन की टिकट महंगी आती है। तो लेकिन मान लीजिए आप एक अटेंडेंट और एक पेशेंट की टिकट आपका एम्प्लॉयर फंड कर रहा है, ये एग्जेम्पशन हम सिर्फ उसी एम्प्लॉय को देंगे जो बहुत ही छोटा एम्प्लॉय है। ये एग्जेम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जेम्पशन सिर्फ उसी एम्प्लॉय को मिलेगी जो बहुत ही छोटा एम्प्लॉय है। अब बहुत ही छोटे की क्या परिभाषा है वो मैं आपको, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एक वो एम्प्लॉय जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड्स की इनकम मिला के 2 लाख तक है, मतलब 2 लाख बी मिला के है, तो ये छोटा एम्प्लॉय है। और अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय का कोई मतलब कोई घर पे है जो बीमार हो गया है और वो उसको बाहर लेके जा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन फुली एग्जेम्प्ट है। और अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 से ऊपर हो जाती है तो आपको ये आने जाने का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम तो पांचों हेड्स की इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और सैलरी। अब एक बात बताओ, सैलरीज का तो मुझे पता ही नहीं ना कि अभी ये ट्रांसपोर्टेशन ऐड होएगी कि नहीं होएगी। मैंने सारी सैलरी निकाल ली, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं, क्योंकि सैलरीज तो मैं तभी क्लोज कर पाऊंगा ना, सैलरीज हेड तो जब मुझे पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन उसमें ऐड होएगा कि नहीं होएगा। यस और नो? समझ में आया क्या पॉइंट है मेरा? मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम में पांचों हेड की इनकम आएगी, पांचों हेड में से एक हेड ऐसा है जिसकी बात हो रही है, तो मैं उस हेड को क्लोज कैसे करूं? समझ आया क्वेश्चन अंकित? यस सर। तो इसमें सिंपल रूल है, सैलरीज की आप इनकम निकालिए एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ऐड हो या ना हो, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए।
उसके बिना देखिए कि क्या उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख एक्सीड करती है। अगर करती है तो आप सैलरीज ऐड करेंगे, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे सैलरीज में। अगर वो नहीं करती तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्लूड है। बताइए, एग्जेम्प्टेड रहेगा। बताइए, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। आइए इसको रीड करते हैं एक बार फिर। अभी तक हमने जितना किया है उसका तो इसमें एक exemption क्या मिली? क्वेश्चन है। एक सेकंड ऋषभ, एक सेकंड। उसका एक क्वेश्चन है, वो करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारा चैप्टर 70% खत्म हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद 2 क्लासेस और, 2 या 3 क्लासेस और ये चैप्टर में फिनिश करा। बताइए बेटा, ऋषभ कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं पूछा था इसके अंदर एग्जाम्पशन क्या मिली फिर? किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में? नहीं, आप कह रहे थे ना कि जैसे बाहर से अगर हम करवाएंगे और मतलब आरबीआई वाले जो डिजीजेस हैं, मतलब बताएं कि खर्चे तक है, तो एग्जाम्प्ट होएगा वहां तक का ना? हाँ, तो बताया ना, अगर मान लो आपके साथ आरबीआई के हिसाब से यूएस में जाके कैंसर का इलाज कराने के 3 लाख रुपए लगने चाहिए, आपके एम्प्लॉय ने 3.5 लाख लगा दिए, तो 50,000 टैक्सेबल हुआ, 3 लाख पूरा एग्जेम्प्ट। अच्छा, अगर एम्प्लॉय रीइंबर्स करे तो वो है ना, मतलब एम्प्लॉयर रीइंबर्स करे तब भी सेम। आप जाके इलाज करवा लो, एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट ले लो तब भी सेम। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। मतलब 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होएगा ही होएगा। जितना लिमिट स्पेसिफाइड है उतना एग्जेम्प्ट है। आपने 2.5 लाख में इलाज करवा लिया, 3 लाख तक एग्जेम्पशन बता रखी है आरबीआई ने, तो 2.5 लाख पूरा एग्जेम्प्ट। समझ गया सर, मैं समझ गया। आइए, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज हाउसहोल्ड आउटसाइड इंडिया is also a tax-free perquisite. Expenses on medical treatment of employees or any member of his household outside India, tax-free to the extent permitted by the RBI. Expenses on stay abroad, tax-free to the extent permitted by RBI. Travel expenses of one patient, employee or his household, and one attendant, tax-free only if the gross total income before adding travel expenditure does not exceed 2 lakhs. फैमिली का मतलब ये है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए बच्चों, एक बार कम टू पेज नंबर हाँ, एक बार ना इस पे आइए, पेज नंबर 73 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4.31 करिए। अगेन इसके सारे पार्ट्स अलग है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। 4.31 पेज नंबर 73। सर हाँ जी बेटा, आपके? सर एक डाउट था मेरे को। हाँ, एक सेकंड बस। हाँ जी बोलो। तो कैपिटल गेन्स में से था छोटा सा। हाँ बोलो बोलो कोई। सर एक तो जो आपने कल, मैंने क्लास यूट्यूब पे देख ली थी, मैंने कल मिस देख करी। लिया आपने? हाँ, कल क्यों नहीं आया आप यार? सर वो एकदम से ना कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैंने एंड में करा। मैं अच्छा एक सेकंड, अगर आप इस क्वेश्चन को करो, मैं अभी आपको ना 1 मिनट में बताता हूँ। ओके सर। हाँ अंकित पूछो, आपने देख ली ना क्लास, समझ आ गया आपको? यस सर, समझ सब आ गया था सर। जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया था जिसमें कैपिटल गेन्स हमने 2 अलग अलग पार्ट्स के निकाले थे। बोनस शेयर वाला? नहीं नहीं वो वाला नहीं। अच्छा, जो सर पीछे से करवाया था। हाँ 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 जी, हाँ, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी ठीक हाँ है जी। सर, तो उसमें मैंने तो आपका सोल्यूशन बाद में देखा, तो मतलब मैंने जब अपना खुद अटेम्प्ट किया, मतलब बिना ठीक है। सोल्यूशन देखे, तो उसमें ना मैंने शायद मिक्स कर, मतलब दोनों का जो कैपिटल गेन निकला वो दोनों को ऐड, पहले तो जो उनकी नेट एफवीसी थी दोनों को ऐड कर दिया था मैंने। नहीं सर, ऐड नहीं कर उसी सकते, प्रपोर्शन ऐड में नहीं कर सकते। ऐड नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, रूल ही नहीं कहते। रूल कहता है कि ऐड करे बिना सेपरेटली ही निकालना है। सर वो ऐड नहीं हो सकता? नहीं, वो तो गलत गलत जीरो हो जाएगा वहां से। सर अगर हमने सेम डेट पे बेचा होता तब तो कर सकते थे। तब भी नहीं कर सकते आप। 2 एसेट्स अलग अलग, हर एसेट इज ट्रीटेड इंडिविजुअल। अच्छा सर, सर एक और था कि जो सेक्शन 1037 हमने पढ़ा था जी एग्जेम्पशन वाला, तो उसमें हाँ, से एग्रीकल्चर अगर, लैंड वाला। हाँ जी। यस सर एग्रीकल्चर लैंड वाला, तो उसमें अगर कोई बंदा है उसके पास जो एग्रीकल्चर लैंड वो सेल कर रहा है, उसमें आपने कंडीशन ये है कि 2 इयर्स तक एटलीस्ट उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बट अगर सर पहले 1037 वाला कंपल्सरी एक्विजिशन वाला था।
हाँ ये सर कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन या फिर अगर हम 54 बी हाँ 54B लगा देते हैं, हाँ जी, उसके तो पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे सर अगर उन्होंने लिया ही अगर 1 साल पहले ही है एग्रीकल्चर और 1 साल का ही हुआ है फिर उसको हाँ बेच दिया, तब भी मिल जाएगा, तब भी मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म मिल जाएगा। हाँ नहीं मतलब सर उसमें फिर वो क्या कहते हैं नहीं कुछ नहीं, extension ऐसा कुछ नहीं, होगी? जब लिया ही 1 साल पहले तो 1 साल की कंडीशन वो फुलफिल होगी ना, कि 1 साल जब से लिया, जब से एग्रीकल्चर लैंड एक्टिविटी करे, बस मिल और जाएगा। फिर अगर अगर लिया 3 साल पहले और अगर 1 साल कर रहे हो तो नहीं तब नहीं मिलेगा, तब वैसे तो देखो ना कौन शो करेगा, ऐसे नहीं करे, लेकिन अगर बुक में लिखा हुआ है कि इट वाज परचेज्ड 3 years बैक और उसमें 2 साल पहले सॉरी लास्ट ईयर ही हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू की है, तो नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब सर इतनी एसेंशियल कंडीशन नहीं है ये। यार देखो इतनी एसेंशियल कंडीशन है, लेकिन पॉइंट देखो ना कि मतलब अगर आप देखो लॉ को पढ़ो, वो कह रहे हैं कि पिछले दो जो भी लैंड है उसका 2 साल तक आपका एग्रीकल्चर का वो होना चाहिए, बेसिकली यूज होना चाहिए। अगर मैंने लिया ही 1 साल पहले तो जब से लिया है उसको तब से यूज होना चाहिए, बस यही है कंडीशन, इतना ज्यादा नहीं होएगा इसमें, ठीक है दिक्कत सर, नहीं। बोनस बोनस शेयर्स का अगर आपने जो बताया था 2001 से पहले कि हाँ हम एफएम वो मार्केट वैल्यू ले लेंगे, जी 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 जी, और कोई शेयर खाली बोनस शेयर्स के केस में सिर्फ था, बोनस शेयर्स और शेयर्स में तो नील है कॉस्ट ऑफ किसकी, एक्विजिशन, बाकी सारे शेयर्स में तो नील है। बोनस शेयर्स बाद में लिया गया 1,4,2001 के बाद तो मिल जाए। हाँ सर मतलब और ये बाकी शेयर्स के भी है ना, जैसे हमने राइट शेयर्स कराए थे और वो सब कराए ये तो थे। राइट शेयर्स की वैल्यू होती है ना, राइट शेयर्स तो कम हाँ पे मिलते हैं ना, अच्छा सर, हाँ ठीक है बोनस शेयर्स मतलब बोनस ही तो फ्री मिलते हैं, राइट शेयर्स तो कम पे मिलते हैं ना, तो जितने कम पे मिले वो वैल्यू होती है उसकी। ठीक है सर, ठीक है हाँ, ओके। ठीक है, जल्दी से करो उस क्वेश्चन को, सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलिए बेटा। सर मेरा ना पर्सनल टैक्स प्लानिंग का ना पेपर है मंडे को नहीं अच्छा 10 नवंबर को, उसके अंदर अच्छा, सर कैपिटल गेन्स आ रहा है और हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। कौन से कैपिटल गेन, कैपिटल गेन्स आ रहा है उसमें और हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है यार। तो उस हाँ बता, मैं आपको बताता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी तो है उसको बहुत ही मतलब क्या, दोनों ही बहुत आसान है, ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कर जाना। बेसिकली वैसे पता नहीं यार इसका, अंकित आप मेरे को कह रहे हो पिछली बार तो बच्चों के पास थी इसके पीटीपी के 10 years, सर आप मैंने भी और से नहीं बुक से सर पता, किसी अच्छे बुक सेलर से पता करो। सर मैंने नहीं आपकी सर जो मैंने पूछा है बुक स्टोर से, उसने भी मेरे को मना ही किया है कि इसकी नहीं आती है। इस साल नहीं आ रही है, पहले से नहीं आ रही। जैसे पहले से ही नहीं आ रही, मतलब आप मैंने ऐसे आपकी पूछो एटलीस्ट इनकम बुक टैक्स के देखी पीछे है। ही ना हो ये, एक मिनट देखो उसको ना, इनकम टैक्स के पीछे देखो, इनकम टैक्स के 10 years में आते हो ये किसके फिर। तो क्योंकि अब जो मैंने जब सर से अपने कॉलेज वाले सर से बोला था तो उन्होंने कहा 10 years पहले था ही नहीं ये सब्जेक्ट, इसलिए 10 years नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे तो मैं यार कैसे, बच्चों ने तो पिछले साल 10 years से किया था, या तो ऐसे तो नहीं है किसी ऑनलाइन मिलते हो उसके पेपर्स वगैरह। सर वो सर मैंने आप ढूंढ 3 आपका या कोई 4 स्टूडेंट से अरेंज पेपर करवा ढूंढे सकते थे। हो क्या? क्या क्या कह रहे हो, एक मिनट ऋषभ बोलो। सर आप कोई अपने पास स्टूडेंट से अरेंज हाँ या करवा फिर सकते मैं हो? मंगवाता हूँ, मैं मेरे को आप 1-2 दिन का टाइम दो, मैं मंगवाता हूँ फिर किसी अच्छे बच्चे से, जिससे हाँ मेरी, फिर हाँ मैं करवाता हूँ, ठीक है। हम हाँ आप फोटो, कुछ कह रहे थे ऋषभ, बताओ क्या कह रहे थे आप। मैं कह रहा था सर फिर हम फोटो कॉपी करवा लेंगे उसे। हाँ नहीं कोई नहीं, बताओ, मेरे को मिल गया मैं तो फिर उसको पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आज बात करता हूँ उससे। और सर एक चीज और पूछनी थी, तो मतलब ये दो चैप्टर्स जो हमने इनकम टैक्स में सीखा है सिर्फ उतना ही आएगा या पीटीपी में यार कुछ मैं वही इसके कह रहा अंदर? हूँ, जब तुम देखोगे ना क्वेश्चंस तुम्हें वो बहुत ही टुच्चे लगेगा इसके इनकम टैक्स के अलावा सामने, और मैं तभी बार बार कह रहा हूँ, तुम इतना जिसको हाइप बना रहे हो वो इतना है ही नहीं, वो बहुत ही इजी है, बट वो ये आपके अभी आपके पास क्वेश्चंस नहीं है ना, बेसिकली दिक्कत ये आ रही है, मेरे को क्वेश्चंस अरेंज करने दो पहले। ओके सर। बहुत ही इजी है, मतलब आप अगर आपने अच्छे से कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो आपके लिए पीटीपी वाले क्वेश्चंस 2 मिनट के होंगे, मतलब ये बहुत ही इजी है। मैं करता हूँ उसको अरेंज, आप रुक जाओ, मैं करता हूँ। चल जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को।
सर हाँ जी बेटा। इसमें जो डी पार्ट है, हाँ तो डी पार्ट में जो लिखा है कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो नहीं भी नहीं होता, बिल्कुल टैक्सेबल होता है, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं। सर बट वो तो उधर नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में ही हुआ होगा ना, यही वाले हाँ तो जो सर प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट कहाँ लिखा है? सर बट वो अप्रूव्ड है ना हॉस्पिटल, कहाँ पे, कौन सा कह रहे हैं? ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, टाटा जो मेमोरियल हॉस्पिटल है, द एम्प्लॉयर पेज इन कौन से बी पार्ट कह रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं? डी पार्ट, डी डी फॉर सर डॉग। लेकिन अच्छा कैंसर ट्रीटमेंट है ना, वैसे ही एग्जेम्प्ट है, नहीं तो पूरा का पूरा। नहीं सर, उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट में, वो तो डॉटर का है, पहली बात तो सर डॉटर है, वो मैरिड है तो डिपेंडेंट नहीं होगी ना। एक मिनट, एक्सपेंसेस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ मैरिड डॉटर ऑफ एक्स एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एंड अप्रूव्ड, अच्छा ठीक है, और पेड बाय द एम्प्लॉयर 50,000 रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा उसके खुद के तो पूरे टैक्सेबल है, उसके खुद के तो पूरे टैक्सेबल है, ठीक है। सर वो क्यों होगा, वो तो एक अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करा रहा है। कहाँ अगर करा रहा है ये अप्रूव? अब ये दो लाइन पढ़ना, इसको दो पढ़। पहले बेटी वाला अप्रूव या वो अलाउड होता है, वो देखो नीचे दे रखा है, वो डॉटर कोई भी हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अलाउड होता है बेटी का, ठीक है। और सर ब्रदर भी यही होगा, डिपेंडेंट हो या ना मैं हो। आपको लिखवा, इसमें देखो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा, नहीं लिखवा रखा? जो आपको नोट्स मैंने भेजे उसमें लिखवा रखा है मैंने आपको। सर मेरे पास तो वो कुणाल वाले नोट्स है, तो आप जो बता उसके दो। है, उसके कुणाल के, जो कुणाल के नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रिलेटिव में कौन कौन आएगा। सर उसमें, हाँ सर उसमें लिखा है फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस, हाँ तो उसमें क्या चिल्ड्रन क्या एंड लिखा है मैंने, स्पाउस। देखो सर उसमें कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्पाउस लिखो ना, स्पाउस लिखा है, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अनमैरिड, मैरिड सारे आएंगे ना। सर उसमें नहीं लिखा हुआ ये। हाँ लिख लो फिर, चिल्ड्रन के आगे लिख लो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड चारों। तो पेरेंट्स सर ब्रदर्स, हु पेरेंट्स एंड ब्रदर्स हु आर होनली एंड मेनली डिपेंडेंट। पेरेंट्स ब्रदर्स तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट है, पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। ओके सर। सर ये हाँ अब डिपेंडेंट आप कौन सा पूछ रहे थे? हाँ तो ये तो हो गया, तो उसकी बेटी का कैंसर में ट्रीटमेंट हुआ है, वो तो पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यस सर। सर वो जो और जो उसका, उसके बाद ये लाइन अलग है, एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ अमाउंटिंग टू 20,000, ये अलग लाइन है। इसको ऊपर से कनेक्ट मत करो कि टाटा हॉस्पिटल में है, कहीं पे भी है, टाटा हॉस्पिटल भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, तो ये तो पूरा टैक्सेबल। और सर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है, उसमें वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस वाला पॉइंट है। नहीं नहीं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग है, तो हेल्थ ये अलग है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो पूरी एग्जेम्प्ट होती है। और सर हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्टेड ही है। हाँ हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्टेड है, एक्सीडेंटल नाम अलग अलग है इन दोनों के, क्योंकि जो सर जो लाइफ इंश्योरेंस होती है प्रीमियम, वो होता है टैक्सेबल ना। वो टैक्सेबल होता है। ठीक है सर। हाँ जी ऋषभ, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मुझे वो बस डिपेंडेंट वाला सिस्टम क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन से नहीं सर है। बच्चे बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो नॉन डिपेंडेंट हो, आपके इंक्लूड होते हैं, और पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर तभी इंक्लूड होगा अगर वो डिपेंडेंट है। अगर लिखा है तो। हाँ अगर लिखा है बस। हाँ मतलब यही है कि मतलब अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर मतलब वो रीइंबर्समेंट हुई है तो फिर मतलब वो नहीं होएगा ना, वो उसी में हाँ काउंट नहीं है। होगा, मतलब वो रिलेटिव में आता है। हाँ अच्छा। हो गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, हो गया दोनों? लास्ट पार्ट पे हो, तो लास्ट पार्ट में जो था कि एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई 60,000 रुपीज, तो इसमें एक्सीडिंग कौन सा वाला रूल लगेगा कि अगर 60,000 से एक्सीड होगा वो माइनस करेंगे, वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब जो बैलेंस बचेगा जो ना। बचेगा वो, हाँ।
हो गया बच्चों? तो इसमें जो अटेंडेंट तो लास्ट दो पार्ट है समझा दो। हाँ एक मिनट, हाँ बोला अंकित। सर, लास्ट वाले पार्ट में जो अटेंडेंट है वो तो दो है, तो एक्चुअल में तो पेशेंट और अटेंडेंट होना चाहिए ना एक, तो उसमें तो एक्स हाँ। और ब्रदर दोनों है। नहीं क्या कह रहे हो? सर आपने कहा था ना अटेंडेंट तो एक होना चाहिए पेशेंट के साथ, हाँ लास्ट वाले पार्ट में उसका सन भी है और ब्रदर भी है। नहीं, एक ही है, एक ही, एक ही, एक ही, एक ही। सन का तो वो है ना, सन का ही तो ट्रीटमेंट हो रहा है। सन का तो ट्रीटमेंट होता है ना बेटा, अंकित सन पेशेंट है। ओ अच्छा ठीक है सर, ऊपर लाइन नहीं पड़ी थी, ठीक है। हाँ बोलो ऋषभ, आप कुछ कह रहे थे? सर इसके अंदर क्योंकि इनकी दो मतलब वो दो अलग अलग इनकम वाला है, 1.5 लाख और 1,80,000 वाला, तो ये समझा दो एक बार। हाँ एक, ठीक है। तो ये देखो ना, हाँ तो दो पार्ट है बेटा। अगर अदर इनकम उसकी 1,50,000 है, ठीक है, और सैलरीज की और इनकम कितनी हो गई उसकी, जैसे 15,000 तो यहाँ का टैक्सेबल हो गया और 20,000 इसका टैक्सेबल हो गया। अदर इनकम उसकी अगर 150 है, सैलरीज में कितना टैक्सेबल होगा इसका? 15,000 प्लस 20,000। ये समझ में आ गया ऋषभ? हाँ जी सर। हाँ जी, तो 35,000 ये हो गया, तो इसका मतलब 185 हो गई इसकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस केस में तो वो टैक्सेबल नहीं होएगा। सर 1,20,000 नहीं ऐड होंगे? नहीं वो नहीं होएगी, वो तो अलग, उसी को तो चेक करें बेटा, एक्सक्लूडिंग अच्छा, ट्रैवलिंग उसके लिए होएगा ना, क्या चेक एक्सक्लूडिंग करें? ट्रैवलिंग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरे में 180 प्लस 35, 2 लाख से ज्यादा हो गया, 2,15,000 हो गया, इसमें ट्रैवलिंग ऐड हो जाएगा। मेन क्वेश्चन नहीं तो समझ मतलब आया? सर मतलब ये तो समझ आ गया कि ये टैक्सेबल होएगा 2,15,000 वाला, और ये वाला नहीं होएगा, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, 2,15,000 सेकंड, जब अगर उसकी इनकम 1,80,000 है तब तो वो ट्रैवलिंग वाला भी ऐड हो जाएगा उसकी सैलरी में। इस वाले केस में ट्रैवलिंग वाला एक्सपेंसेस ऐड नहीं होएगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी अंकित, आपको समझ में आया? यस सर। तो बस यहाँ तक आज हम रोकते हैं। अब आप कल हम मिल रहे अपने 6 बजे, नॉर्मल क्लास है कैपिटल गेन्स की। अच्छा इसकी क्लास अब कल बताऊंगा, सैटरडे शायद लूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीक लूंगा, और नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को फिनिश कर देगा, ठीक है? ओके सर। ओके, कल मिलते हैं नॉर्मल कैपिटल गेन्स की क्लास। कल कैपिटल गेन्स भी खत्म हो जाएगा, कल 6 बजे मिलते हैं। ओके ओके बेटा, सर, बाय बाय।